बायो-सावर्ट्स लॉ। आपने थर्ड इवेंट स्टार्ट कर रखी है मैग्नेटिज्म। उस थर्ड इवेंट में अब तक आपने जो पढ़ा है एक बार देखो। फर्स्ट थिंग तो आपने ये पढ़ी है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। उसके चारों तरफ क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो चाहे तो हम ये कहें कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, या आप ये कहो कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बात तो एक ही है, करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज मूव करता है, चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि आपका कोई चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? तो कितनी फोर्स लगेगी बताना। F इक्वल टू कितनी लगेगी? क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, या क्यू वी क्रॉस बी। चार्ज के ऊपर इतनी फोर्स लगती है, कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड। ये दो टॉपिक आपने पढ़े। अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? पी पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से नोट करते हैं, कितनी बनेगी ये आपने बताना है, पढ़ना है। तो आपको नहीं पता कितनी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन बताएगा? बायो-सावर्ट्स लॉ। कौन बताता है? बायो-सावर्ट्स। जैसे कि आपने सेकंड यूनिट पढ़ी, आपने ये पता था भाई ये क्यों चार्ज है, यहाँ पर ओ पॉइंट के ऊपर कितना चार्ज रखा है, क्यों, इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो सबको पता था जी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, चार्ज बाई डिस्टेंस का उसके, ये सबको पता था ना। अब ऐसे ही हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की, कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जी, ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ प्रोड्यूस हो जाती है। अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कौन बताएगा? बायो-सावर्ट्स लॉ। और उसमें कुछ एक पैरामीटर हैं जो आपने याद करने पड़ेंगे। तो बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपने यही ध्यान में रखना है कि बायो-सावर्ट्स लॉ क्या बताता है। तो बायो-सावर्ट्स लॉ आपको बताता है ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। और एक खास बात और मैं बता दूं, ये आपकी स्मॉल करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करो। इससे स्मॉल करंट एलिमेंट से, जो आपका एलिमेंट की लेंथ हो गया है स्मॉल, जस्ट लाइक देखो, सपोज दिस इज XY इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। इस P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी हमने ये स्टडी करना है। सपोज डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट इज R. R is the position vector of point P where we have to calculate magnetic field induction B. अब बायो-सावर्ट्स ने क्या बताता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करवाता है किसकी? पूरे कंडक्टर से नहीं भाई, ये तो पूरे कंडक्टर की लेंथ है, फाइनाइट लेंथ। एक स्मॉल करंट एलिमेंट, उसकी लेंथ जो है कंडक्टर की क्या होनी चाहिए? स्मॉल। तो पहले हम मान लेंगे, लेट अस कंसीडर ए करंट एलिमेंट ऑफ द लेंथ dl। समान लेंथ कितनी ले ली इस करंट एलिमेंट की? dl। दिस आइडियल, दिस करंट एलिमेंट आइडियल whose length is dl and distance of point from current element is r. r is the position vector. r की डायरेक्शन किधर है? r की डायरेक्शन इधर है, क्लियर। और करंट एलिमेंट या करंट की डायरेक्शन किधर है? ऊपर। मैं कहूं कि करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर में एंगल कितना है? आप कहोगे सर ये एंगल है जो ये थीटा, where theta is the angle between position vector and करंट एलिमेंट, ठीक है, थीटा। अब बात क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है B, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? आप एक बार अपने दिमाग से सोचो, याद तो फिर करना ही है। किस किस के ऊपर करनी चाहिए? एक तो जी करंट पे करनी चाहिए,
करंट की वजह से तो होती है। एक ही एलिमेंट इसकी लेंथ पे करनी चाहिए, ठीक है, एक एंगल का भी फर्क पड़ना चाहिए, और एक किस पे करनी चाहिए भाई, डिस्टेंस पे भी तो करेगी। अगर पास में होगी तो ज्यादा बन जाएगी और दूर होगी तो कम बनेगी। तो 4-5 पैरामीटर। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, अब भाई स्मॉल एलिमेंट है डीएल लेंथ का, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या बनेगी, स्मॉल बनेगी। इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम डीबी से लिखते हैं, डीबी इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ डीबी क्या हो गया, डीबी इज प्रोपोर्शनल टू द आई। लिख देना है लाइन, क्या लिखोगे, करंट फ्लोइंग द कंडक्टर। भाई डायरेक्टली है, ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, कम होएगा तो कम, और नहीं फ्लो होगा तो नहीं होगी। और किसके, dB इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, ठीक है भाई, एंड dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। कल वाले में भी साइन थीटा था, क्या हुई भी साइन थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड में साइन थीटा ही लगभग आपका आएगा। तो क्या लिखोगे, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन, किसके बीच में है एंगल, करंट एलिमेंट आइडियल एंड पोजीशन वेक्टर। लिखनी है कंप्लीट लाइन आपने, dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर। और भाई डिस्टेंस के भी डायरेक्टली लिख दूं क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये इनवर्सली आएगा, इनवर्सली आएगा। तो डिस्टेंस ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, कम। तो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस थी। तो आपने क्या लिखना है, अगर ये टॉपिक आता है तो, बायो-सावर्ट्स लॉ टेल्स अस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। Let us consider a current carrying conductor XY and DL is the small current carrying element. P is point where we have to calculate magnetic field induction. R is the position vector. Theta is the angle between current element and position vector. फिर लिखो, according to Bayo-Savart's law, small magnetic field induction at point P is directly proportional to I को लिख दोगे DL sin theta। अगर आप इन सभी को इकट्ठा करते हो तो ये हो गया dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। अब सुनो मेरी बात, आपने एक फार्मूला कल याद किया था, क्या वो भी sin थीटा, एक ही और आ गया बायो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब आपको ये पता चल गया भाई कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है तो कितने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, IDL sin थीटा बाई आर, ये फार्मूला बन गया। बोलो कितनी करता है, आइडियल sin थीटा बाई आर। एक बच्चा 2-3 बार बोलेगा इसको, क्योंकि ये फार्मूला हर टॉपिक में यूज होने वाला है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आइडियल sin थीटा बाई आर। बायो-सावर्ट्स लॉ आता है, आपको ये याद है तो आप ये कहीं कॉर्नर पे लिख के इसको ऐसे अलग अलग लिख दोगे ना, अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL sin थीटा, है ना। तो ये याद मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि थर्ड यूनिट के फार्मूले लयबद्ध तरीके से हैं। जैसे पहले वाला था क्या हुई बी sin थीटा, याद रखने में आसान नहीं, और ये क्या है, आइडियल sin थीटा बाई आर स्क्वायर, ये भी याद हो जाएगा। प्रोपोर्शनल के क्या आएगा, कांस्टेंट। तो dB इज इक्वल टू K IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर, where K is the constant of a proportionality. And for CGS system, K is equal to 1, K की वैल्यू कितनी होती है 1, और अपना तो SI में चलता है, SI के लिए K की वैल्यू है K is equal to in SI म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई। तो K की जगह क्या लिख देंगे, dB is equal to म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर। ये है आपका कंप्लीट बायो-सावर्ट्स लॉ। ये म्यू नोट क्या है भाई, वहां पर आपने सेकंड यूनिट में या फर्स्ट यूनिट पढ़ा था एक्सक्लोन नोट। दिस इज परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, कि कोई मीडियम या वैक्यूम आपके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कितना परमिट करता है।
तो ये म्यू नॉट क्या हो गया कि कितना मैग्नेटिक इफेक्ट को परमिट करता है। इसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस। अब बात तो समझ गए ना, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कितना परमिट करता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट को कितना परमिट करता है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट थी, हम बार बार रखते थे। इसी तरह म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। म्यू नॉट इज 10⁻⁻⁷। ये किसकी वैल्यू है, म्यू नॉट की, ठीक है ना। यूनिट यहां से आप निकाल के रख देना इसकी, ठीक है। म्यू नॉट एक तरफ, बाकी सारे दूसरी तरफ, तो यहाँ से यूनिट निकाल के रख देना। ये म्यू नॉट की आपकी वैल्यू है। और म्यू नॉट की वैल्यू ये होगी 4π। अच्छा जी, तो आपके पास ये फार्मूला बन गया। अब इसको बोलते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं, बायो-सावर्ट्स लॉ। बहुत बार पेपर में आ जाता है। तो कोई भी करंट कैरिंग, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4π आईडीएल साइन थीटा बाई r। क्या होती है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4π आईडीएल साइन थीटा बाई r। समझ में आ गया, ठीक है। म्यू नॉट डिवाइड बाई 4π मल्टीप्लाई बाई 4π भी आएगा। म्यू नॉट की वैल्यू 10⁻⁷ इंटू 4π। जब आप कंप्लीट ये वैल्यू रखोगे ना भाई इस पूरे की, तो खाली 10⁻⁷ रखी जाएगी। ये ध्यान रखना भाई, नोट कर लेना। इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट 10⁻⁷ इंटू 4π। जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो 4π से 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। खाली रखी जाएगी 10⁻⁷, ठीक है। तो इंटू 4π और होता है। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है, याद करना है बच्चे ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4π आईडीएल साइन थीटा बाई r²। अब हर एक टॉपिक में हम ऐसे ही करने वाले हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाली थी कि भाई आपने वायर से निकाली, फिर आपने स्पीयर से निकाली, फिर आपने सिलेंडर से निकाली। अब टॉपिक आपका चैप्टर ही है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपने पता करना है। तो हम स्ट्रेट वायर से निकालेंगे, फिर रिंग से निकालेंगे, फिर आपकी सोलेनॉइड से निकालेंगे। तो आपके पास तरीका क्या है फिजिक्स में, चलो हमारे पास तो यही तरीका है कि एक स्मॉल पार्ट से निकालो पूरे का इंटीग्रेशन, यही है ना। अब स्मॉल पार्ट से तो डायरेक्ट बायो-सावर्ट्स लॉ ने बता दी। तो अब जैसे ही हमसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करवाएगा, हम क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट से ये लिखेंगे पूरे के लिए इसका इंटीग्रेशन। समझ गए ना पापा। आपने करना क्या है, अपने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है बी। तो बी निकालना है पहले हम स्मॉल पार्ट से। अब स्मॉल पार्ट से अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ वाला एचटीज रखेंगे और पूरे के लिए इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर। क्या निकालना, ड्यू टू बड़ी लेंथ का कंडक्टर। आपने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना, बी निकालना है। तो ये स्मॉल पार्ट से हो गया, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, बस। और ये याद होना चाहिए क्योंकि ये तो हम यूज ही करेंगे, ठीक। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो डीबी को, तो क्या लिखोगे आप, देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा, देखो आप डीबी इज इक्वल टू, वेक्टर लगाओ, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4π आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर की क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में होगा। एक बात बताओ भाई, जब ये क्रॉस प्रोडक्ट खुलेगी तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4π आई डीएल आर साइन थीटा। ये साइन थीटा है क्रॉस प्रोडक्ट का, डिवाइड बाई आर की पावर क्यूब। ये क्यूब है और एक आर से एक आर है, कैंसिल। बटे में क्या होगा, आर स्क्वायर क्या है, वही नहीं बन गया क्या। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने आर से मल्टीप्लाई कर दी, पोजीशन वेक्टर से आर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। अच्छा, एक डायरेक्शन ऑफ डीबी इंपॉर्टेंट है। इस डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड आई, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो इसकी डायरेक्शन के लिए है आपका ये भी देखो क्रॉस प्रोडक्ट है। और मैंने कल आपको बताया था, प्लस 1 में भी आपने सीखा था, चाहे किन्हीं भी दो वेक्टर एक क्रॉस प्रोडक्ट हो, उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ना, उसकी डायरेक्शन जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है ना, आइडियल होगा एक तो वेक्टर, रेखीय होगा पोजीशन वेक्टर, उस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर।
और इसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या कहता है राइट हैंड स्क्रू रूल? कि आपके पास एक स्क्रू है, स्क्रू का पेच है, आप उसको ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, है ना, ऐसे मूव कर रहे हो, तो अगर पेच की टिप अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे क्लॉकवाइज करोगे, जब क्लॉकवाइज करोगे तो टिप किधर जाएगी? अंदर की तरफ। समझ में आया? और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे तो टिप कहाँ आएगी? बाहर की तरफ। तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर की तरफ। ठीक है, तो इस प्लेन में आपका आइडियल और आर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो डीबी की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? यहाँ पर इनवर्ड। पी पॉइंट पे कहाँ हो जाएगी? इनवर्ड। ये राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट रूल को, जिस प्लेन में दोनों उसके परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी? आउटवर्ड हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको करना है। दूसरी यूनिट का